गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा सेकंड पेपर प्लेटो रिपब्लिक पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम प्लेटो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ रिपब्लिक का अध्ययन कर रहे हैं। रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो ने अपने समय की जो भी प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनमें जो दोष थे उनको देखकर उसने एक ऐसी राज्य व्यवस्था की कल्पना की जिसमें किसी प्रकार के दोष ना हो। तो एक तरीके से हम ये कहते हैं उसने आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना की थी और पूरी कोशिश करी थी कि इसे व्यवहार में भी लागू किया जाए। इसके लिए उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। तो इसी को पढ़ते हुए हमने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ा। हमने प्लेटो ये बता रहा था कि समाज में कितने वर्ग होने चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का भी हमने अध्ययन किया जिसके माध्यम से वो अपने आदर्श राज्य व्यवस्था को लागू करना चाहता था। तो आज हम उसी कड़ी में ये देखेंगे कि प्लेटो, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम अगली क्लास में देखेंगे कि प्लेटो ये जो शिक्षा व्यवस्था लागू करता है अपने राज्य के समस्त नागरिकों के लिए, जिसमें वो बताता है कि इसी शिक्षा व्यवस्था में से होके राज्य को अपना दार्शनिक राजा मिलेगा या अपना शासक वर्ग मिलेगा, अपना संरक्षक वर्ग मिलेगा उसी शिक्षा व्यवस्था में से होते हुए। कि कुछ लोग प्राथमिक शिक्षा ही पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो उस उच्च शिक्षा में से भी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके शासक बनेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? मतलब वो इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपने आदर्श राज्य को साकार करना चाहता था। तो इसी आदर्श राज्य को साकार करने में उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपने राज्य के सामाजिक वातावरण को भी उसी प्रकार का रखे कि आदर्श राज्य के ये हम कह सकते हैं व्यवहार में आने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो प्लेटो ने ये देखा कि सामाजिक वातावरण अगर ऐसा हो कि हर व्यक्ति अपने लिए सुख सुविधा जुटाता रहे, तो अगर ऐसी सामाजिक व्यवस्था में कभी भी शासक या संरक्षक वर्ग निस्वार्थ भाव से या अपने लोभ या स्वार्थों से ऊपर उठकर राज्य के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो उसे लगा कि क्यों ना सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें शासक वर्ग और संरक्षक वर्ग को किसी भी प्रकार का लोभ ना हो या लोभ होने की कोई ये कह सकते हैं कि कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो उसने इसके लिए एक साम्यवादी व्यवस्था को हमारे सामने रखा। और ये साम्यवादी व्यवस्था कोई नई बात नहीं थी कि प्लेटो ने इसे सबसे पहले रखा। हर विचारक, हर दार्शनिक या हर वैज्ञानिक अपने समय की परिस्थितियों से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनैतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, जो भी हो, उससे प्रभावित होता है। तो प्लेटो के साथ भी यही था। प्लेटो के समय उसके आसपास के राज्यों में, जैसे स्पार्टा में ये होता था कि बच्चा 7 साल का होता था, उसके बाद उसे राज्य को सौंप दिया जाता था। उसके पालन पोषण की और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती थी। स्त्रियों के साथ भी यही होता था। स्त्रियों को भी राज्य के कल्याण के लिए राज्य को सौंप दिया जाता था। तो स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था और स्त्रियों के प्रशिक्षण का कार्य, जैसे स्त्रियों को सैनिक बनाया जाता था, ये कार्य स्पार्टा में होता था। ऐसे ही वहां पर एक क्रीट राज्य भी था जहां पर यह व्यवस्था थी कि सहकारी खेती हुआ करती थी। तो इन्हीं सब से प्रभावित होकर प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य के लिए एक साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की, चिंतन किया और उसको लागू करने का प्रयास किया। लेकिन प्लेटो ने इसे संपूर्ण राज्य के लिए और संपूर्ण राज्य की जनता के लिए लागू नहीं किया, बल्कि उसका यह मानना था कि राज्य को संचालित करने वाले जो प्रमुख वर्ग हैं, शासक वर्ग और संरक्षक वर्ग, ये साम्यवादी व्यवस्था केवल उन्हीं दोनों वर्गों पर लागू होगी। उत्पादक वर्ग जितना उत्पादन करेंगे, अपनी जरूरत के लिए उतना रख सकते हैं, वो अपने परिवार भी बसा सकते थे और अगर वो बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं तो उनके पास संपत्ति भी हो सकती थी। लेकिन राज्य के जो ऊपर के दो वर्ग थे, संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग, उनके लिए प्लेटो ने कहा कि ना तो उनके पास संपत्ति होगी और ना उनके पास परिवार होगा। तो ये बहुत बड़ा एक, हम ये कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार था जो प्लेटो ने अपने समय में रखा था कि जो शासक वर्ग होगा उनका परिवार नहीं होगा,
और उनके पास संपत्ति नहीं होगी। अगर उनके पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी तो उनके भरण पोषण की व्यवस्था कैसे होगी? हालांकि प्लेटो ये कहता था कि ऐसा नहीं है कि आदर्श राज्य के जो शासक वर्ग हैं वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे या उनके शादियां नहीं होंगी। ये उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ये बहुत विशिष्ट विचार है जो प्लेटो ने उस समय रखा था। सबसे पहले हम संपत्ति की बात करते हैं। प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग के रहने की और खाने की व्यवस्था राज्य करेगा। इसके लिए राज्य उनके लिए घरों की ऐसे घरों का निर्माण करेगा जो राजकीय आवास होंगे, जिसमें वो सम्मिलित रूप से रहेंगे और सदैव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज वो उस घर में है कल नहीं रहेंगे। वो शासक बनने के बाद उन घरों में हमेशा रहेंगे, उनका अपना कोई घर नहीं होगा। दूसरी बात, उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि इंसान संपत्ति क्यों चाहता है? हालांकि संपत्ति का प्रमुख उद्देश्य तो व्यक्ति के आजीविका का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो रहे, आराम से खाए और अपनी सुख सुविधाएं जुटा सके। लेकिन प्लेटो ये कहता था कि राज्य का जो वर्ग है, अगर वो अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में लग गया, अगर वो अपने लिए बहुत बेहतर इंतजाम करने में लग गया, तो वो इसी के फेर में पड़ जाएगा, जिसे 99 का फेर कहते हैं, कि वो इसी के फेर में पड़ जाएगा और वो कोई अच्छी शासन व्यवस्था नहीं दे सकता या वो निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर सकता। स्वार्थी होने के लिए व्यक्ति को दो चीजें ही सबसे ज्यादा वो ये कह सकते हैं कि प्रेरित करती है। उसमें से एक होता है उसका परिवार, जिसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है। एक दूसरा होता है उसकी अपनी संपत्ति की, वो उस संपत्ति से ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है। औरों के मुकाबले वो ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा सुखी रहना चाहता है। जैसे कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं होती। किसी के पास एक कमरे का मकान भी नहीं होता, तो किसी के पास बड़े बड़े बंगलो होते हैं। तो प्लेटो ने व्यवस्था करी कि एक वो लोग रहेंगे तो राजकीय आवासों में रहेंगे और सम्मिलित रूप से रहेंगे, मतलब सभी शासक वर्ग शेयर करेंगे। दूसरा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी राजकीय भोजनालयों में होगी, जहां पर वो सम्मिलित रूप से भोजन करेंगे। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जो उत्पादक वर्ग होगा, वो जो उत्पादन करेगा, उसके उत्पादन से कर के रूप में वसूल किया जाएगा धन या अनाज या बाकी चीजें। और उन्हें एक वर्ग होगा जो सेवा उपलब्ध कराएगा, कि शासन के लिए जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं वो उन्हें निशुल्क दी जाएंगी। और इसका प्रमुख उद्देश्य इससे, चूंकि उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी और अपना परिवार भी नहीं होगा, ये हम आगे जाके देखेंगे कि प्लेटो ने कैसे स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही है, तो उनका परिवार की व्यवस्था भी उसने नहीं करी। कि चूंकि अब उनको रहने की और खाने की और घर की चिंता नहीं करनी, तो वो इस सब से मुक्त हो गए और अपना सारा वक्त और अपना सारा चिंतन राज्य में लगा सकते हैं कि और राज्य के निवासियों का कल्याण कैसे हो सकता है और उनकी बेहतर प्रगति कैसे हो सकती है। तो आज की हमने क्लास में देखा कि प्लेटो राज्य के जो संरक्षक और शासक वर्ग हैं उनके लिए संपत्ति का सदैव मना कर देता। अब हम कल की क्लास में ये देखेंगे कि प्लेटो ने स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था भी की थी। ये बहुत क्रांतिकारी और अपने आप में एक विशिष्ट विचार था। इसे हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक्स।